देखो, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्यू, यानी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्यू, तो उसका मेजरमेंट जो हुआ, मेजरमेंट, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो फोर्स ही है या वर्क है या एनर्जी है, तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसको मेजर करते हो, फिजिकल क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी को किससे लिखेंगे, क्यू से। उसका मेजरमेंट, मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्यू बराबर होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू एम इनटू यूनिट। तो मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है क्यू, वो किसके बराबर हुआ, एन यू, जिसमें एन क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, उसका यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, इफ q इक्वल टू 15 सेकेंड, मान लो q बराबर, मान लो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम, तो उसका क्वांटिटी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो, तो टाइम का वैल्यू यानी उसका मेजरमेंट q कितना हुआ, 20 सेकेंड। इसमें 20 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू n, यहाँ n इक्वल टू 20, और सेकेंड क्या है, तो यूनिट, तो यूनिट u इक्वल टू सेकेंड। तो ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q, फिजिकल क्वांटिटी q मेजर बराबर 20 सेकेंड। इससे 20 क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, s क्या है, सेकेंड क्या है, तो यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, n इनटू u। जैसे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो q इक्वल टू आया, क्वांटिटी का वैल्यू कितना आया, तो 20 सेकेंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 20, यूनिट हो गया सेकेंड। उसी तरह मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, अरे फिजिकल क्वांटिटी 50 न्यूटन, तो न्यूटन तो फोर्स होता है, तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स। तो q इक्वल टू अगर 50 न्यूटन है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n का वैल्यू हो गया 50 और यूनिट हो गया न्यूटन। तो मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ है 50 और यूनिट हुआ न्यूटन। अब ये तो हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका क्वांटिटी का मेजरमेंट q बराबर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि यूनिट या डायमेंशन होता किसका है, तो फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको कहते हैं, तो ऑल द क्वांटिटी, वो सारे क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। ऑल द क्वांटिटी, और सभी क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच, जिसके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, वो सारे क्वांटिटीज जिसके टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, इज द एंड द मेजरमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी, जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या होता है, जरूरी होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका मेजरमेंट जरूर होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका मेजरमेंट जरूर होगा, एंड द मेजरमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी, मतलब उन क्वांटिटीज का मेजरमेंट जरूरी होता है। और कॉल, ये क्या कहते हैं, ऑल द क्वांटिटी, ये सारे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन से क्वांटिटी कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी, तो ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, वो सारे क्वांटिटी जिनके टर्म में हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, और जिसका मेजरमेंट नेसेसरी है, जिसका मेजरमेंट जरूरी है, आर कॉल्ड, ये क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे,
called the physical quantity। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी का। इसको शॉर्ट में, छोटा में तुम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे डिफाइन करोगे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक डेफिनेशन, ये थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। अगर तुम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में ये लिख सकते हो, शॉर्ट में ये लिखा जा सकता है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिसको तुम मेजर कर सकते हो, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखे? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया जैसे मास, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, एम से लिखते हो। लेंथ, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, एल। टाइम, टी, इसको मेजर कर सकते हो। एरिया, जिसको तुम मेजर कर सकते हो, एरिया को। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया। वॉल्यूम, बी। स्पेस अति वॉल्यूम। डेंसिटी, जिसको हम डेंसिटी को रो से लिखते हैं, इस सिंबल का नाम है रो, RHO, रो, डेंसिटी। स्पेस, V। वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए इस पर ऐसा वेक्टर का साइन होता है, वेलोसिटी। मोमेंटम, P। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे पूरा नाम लिखोगे, ये होगा ACCLERAT। एक्सेलरेशन, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ACCE। एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर होता है। फोर्स, F, ये भी वेक्टर होता है। इसी से बहुत सारे हैं, ये सारे मेजरेबल क्वांटिटीज है। ये जितने भी देख रहे हो ना, सभी मेजरेबल हैं, सबको तुम मेजर कर सकते हो। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम ये हो गया, एक डेफिनेशन ये हो गया कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसका एग्जांपल ये है। उसके पहले हमने बताया कि ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, जिसके टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एंड द मेजरमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी, जिसका मेजरमेंट नेसेसरी है, जरूरी है, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक शॉर्ट में किया, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया। अब ये जो यूनिट्स हैं,
इस यूनिट का कुछ कैरेक्टर होता है, यूनिट का कुछ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट का कुछ कैरेक्टर, कुछ प्रॉपर्टी, कैरेक्टर मीन्स प्रॉपर्टी, उसका क्या क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यूनिट्स का कैरेक्टरिस्टिक, यूनिट का प्रॉपर्टी, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। इसमें पहला है नंबर वन है सुइटेबल इन साइज। जैसे मान लो ये साइज हुआ इतना बड़ा, जैसे लिखते हो 1 सेंटीमीटर, चाहे 1 फुट, चाहे 1 मीटर लिखते हो, तो ये साइज जो होना चाहिए ना, वो सुइटेबल होना चाहिए, जिससे उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो पाए। इतना ना छोटा साइज हो जाए जिसका मेजरमेंट संभव नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, तो इसका मतलब हुआ सुइटेबल साइज का नहीं हुआ। साइज सुइटेबल होना चाहिए जिसको कि तुम प्रॉपर तरीका से मेजर कर सकती हो। तो पहला क्या हुआ, सुइटेबल इन साइज, यानी यूनिट का साइज जो होना चाहिए इतना जरूर होना चाहिए कि जो आसानी से मेजर किया जा सके। तो पहला हुआ सुइटेबल इन साइज, सुइटेबल इन साइज, साइज में सुइटेबल होना चाहिए, मतलब कि इतना जरूर उसका साइज होना चाहिए कि जिसको तुम आसानी से मेजर कर सकते हो। मान लो कि बहुत छोटा हो गया, इतना हो गया कि उसका मेजरमेंट ही पॉसिबल नहीं है, तो वो कैरेक्टर यूनिट में नहीं होना चाहिए। यूनिट में ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि उसका साइज इतना जरूर होना चाहिए कि जो आसानी से मेजर किया जा सके। तो सुइटेबल इन साइज, यानी साइज में क्या होना चाहिए, सुइटेबल, या ऐसे कह सकते हो सुइटेबल टू यूज, सुइटेबल टू यूज, यानी यूज करना सुइटेबल हो। क्यों सुइटेबल तभी होगा जब उसको आप इतना बड़ा जरूर साइज होना चाहिए कि जिसको हम मेजर कर सके, तब उसको आसानी से यूज कर सकते हो। सुइटेबल इन साइज या ऐसे कहोगे, और सुइटेबल टू यूज, यूज करना सुइटेबल। नंबर 2, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए इसमें, एक्यूरेटली डिफाइंड, यानी वह डिफाइंड हो, एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली डिफाइंड का क्या मतलब हुआ कि आप उसको सही सही डिफाइन कर सकते हो, मतलब डिफाइन किया जा सकता है। तो दूसरा हुआ एक्यूरेटली, एक्यूरेटली डिफाइंड, यानी एक्यूरेटली व डिफाइंड हो। नंबर 2, नंबर 3 एक्यूरेटली डिफाइंड। तो पहला हुआ सुइटेबल इन साइज, नंबर 2 हुआ एक्यूरेटली डिफाइंड, और नंबर 3 इजीली रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब जैसे मान लो कोई यूनिट था और वह यूनिट गायब हो गया, तो उसको तुम फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हो, यानी पुनः उसको अपने जगह पर लौटा सकते हो। तो इजीली रिप्रोड्यूसेबल मतलब उसको मान लो कोई यूनिट हमने डिटरमाइन किया, यूनिट को हमने निकाला और वह यूनिट अचानक गायब हो गया, उसको आसानी से फिर तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये क्या है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यानी पुनः उसको फिर से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यानी उसको जैसे मान लो ये गायब हो गया, उसको फिर हम अपने जगह पर ले आए, तो रिप्रोड्यूस करना हुआ। यानी अगर कोई यूनिट है और अचानक वो मिस कर दिया,
उसको फिर तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो तीसरा हुआ। चौथा है डज नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसा नहीं है कि 12 AM पर कोई 1 मीटर मेजर है और 1 PM पर यह दूसरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वही रहेगा, 1 मीटर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। 12 बजे दिन में देखोगे तब भी उतना ही होगा, वही यूनिट रहेगा। 1 बजे के बाद देखो, 1 बजे देखोगे तब भी वही, 2 बजे देखोगे तब भी वही, 3 बजे देखोगे तब भी वही, 4 बजे देखोगे तब भी वही। मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वह टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो चौथा क्या है? डज नॉट चेंज विथ टाइम। यह टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। और पांचवा है इसका नॉट चेंज विथ अ चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन। अब कहोगे फिजिकल कंडीशन क्या हुआ? जैसे फिजिकल कंडीशन हुआ टेम्परेचर। जैसे मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सी है, हो सकता है कुछ देर के बाद 30 डिग्री सी हो जाए, हो सकता है गर्मी बढ़ने से 40 डिग्री सी हो जाए, हो सकता है गर्मी और बढ़ने से 50 डिग्री सी हो जाए। तो वह टेम्परेचर बदलने से यूनिट नहीं बदलता है। एक बात प्रेशर क्या है? फिजिकल कंडीशन है। प्रेशर बदल जाए यूनिट नहीं बदलेगा, प्रेशर बढ़ जाए घट जाए यूनिट नहीं बदलेगा। मॉइस्चर क्या हुआ? मॉइस्चर हुआ वाटर वेपर का अमाउंट, यानी वाटर वेपर, जैसे वाटर का वेपर बनता है तो वो क्या है? वेपर को क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। तो मान लो कि एटमॉस्फेयर में जहां तुम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे हो, जैसे मान लो कि हमने लिखा फोर्स का यूनिट 50 न्यूटन, फोर्स जो है तो 50 न्यूटन है, तो न्यूटन क्या हुआ? यूनिट उसका। तो अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, 1 न्यूटन है, तो एटमॉस्फेयर का में मॉइस्चर बढ़ जाए या घट जाए, वाटर वेपर बढ़ जाए या घट जाए, उससे उसके यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पांचवा कंडीशन क्या है? यह यूनिट नहीं चेंज होगा इसके साथ। नॉट चेंज कौन चेंज? यूनिट नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ physical condition. Not change with the change of physical condition. Not change with the physical condition. मतलब ये हुआ कि यूनिट नहीं बदलता है। नॉट चेंज, यूनिट नॉट चेंज, यूनिट के बारे में लेते हैं। नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन क्या हुआ? टेम्परेचर, माने किसी जगह का टेम्परेचर बदल जाए, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर क्या हुआ? वाटर वेपर, मॉइस्चर। यानी किसी जगह पर टेम्परेचर बदल जाए या किसी जगह पर प्रेशर बदल जाए या किसी जगह पर मॉइस्चर बदल जाए। वाटर वेपर, वाटर का वेपर, यह मॉइस्चर कहलाता है। तो नॉट चेंज, यूनिट नॉट चेंज, इसके साथ विद द चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन, यानी फिजिकल कंडीशन बदल जाने से। फिजिकल कंडीशन कौन हुआ? टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर। ये सब जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वो फिजिकल कंडीशन बदल जाने से इसके यूनिट पर कोई चेंज नहीं होता है। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ये यूनिट का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में तो बहुत लोग जानते भी नहीं कि एक्चुअली यूनिट जो है, सो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिट का प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी जानकारी बच्चों को होना चाहिए।
क्योंकि कंक्शन में सब बात से क्वेश्चन पूछता है। अब आइए, जैसे तुम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो अभी क्या पढ़ाए थे, मेजर फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ये लिखते हैं हम मेजर, यहां से Q इक्वल टू, ध्यान देना स्टार्ट पॉइंट, Q इक्वल टू एन यू करते हो, तो एन और यू का जो प्रोडक्ट होगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट, तो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो Q इक्वल टू N1 U1 अभी है, इसको दूसरे सिस्टम में चेंज कर दे तो N2 U2, तीसरे सिस्टम में चेंज कर देंगे तो N3 U3, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी n और u का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, बराबर एन यू, मान लो n इंटू यू, तो n1 u1, n2 u2, n3 u3, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। अब इससे लिख सकते हो कि एन यू बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट, एन यू कांस्टेंट, तो इसको तुम लिख सकते हो एन बराबर एन इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यू, जिसको ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट इंटू 1 बाय यू नीचे में है, इसलिए आप लिखेंगे एन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यूनिट को डबल कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ हो जाएगा, यूनिट को ट्रिपल कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/3 हो जाएगा, यूनिट को 4 टाइम्स कर दो, 4 गुना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 हो जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, क्योंकि किसी भी सिस्टम में कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 इक्वल टू nu इक्वल टू कांस्टेंट। ये था इसके बारे में। अब यूनिट्स का टाइप, 2 टाइप का यूनिट होता है, एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट का टाइप, टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट्स 2 टाइप का होता है, एक को कहते हैं, ध्यान देना, फंडामेंटल यूनिट। यूनिट 2 टाइप का होता है, एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट शॉर्ट में लिखते हैं FU, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरे को बोलते हैं, दूसरा को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। एक हुआ फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। एक हो गया फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा हुआ डिराइव्ड यूनिट, शॉर्ट में लिखते हैं DU। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट 2 टाइप का, फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, वो सारे यूनिट, वो सभी यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम। तो मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा।
मतलब ऐसा यूनिट, ऐसी यूनिट, नॉट यूनिट, यूनिट कई यूनिट होते हैं, ऐसे यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो। यानी मास, जैसे मास लेंथ टाइम का यूनिट, तो मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर लेंथ का यूनिट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो डिपेंड नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि यूनिट वो यूनिट, द यूनिट which are units which are independent, इंडिपेंडेंट का मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, यूनिट which are independent of each other, independent of each other। क्या बोले? यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐसे यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड न करते हो, है ना। यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? यूनिट, वो यूनिट, the unit which are independent, independent का मतलब क्या हुआ? जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, independent of each other, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हो, are called fundamental, उसको क्या कहते हैं? called fundamental unit। एग्जाम्पल, फंडामेंटल यूनिट एग्जाम्पल, जैसे यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, etc। और ये हो सकता है टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट है। मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट। क्यों? कि मास का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का यूनिट मास पर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड। फिर लेंथ का यूनिट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम का यूनिट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। बोलिए इससे आगे नेक्स्ट। ठीक है, यह है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ बच गया है, जहां तक हम अगले क्लास में लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ और अभी नेक्स्ट क्लास में हम अभी बता रहे हैं, है ना। जहां तक हम बता दिए हुए हैं वहां तक बता देते हैं। फिर वो जो बच्चे नहीं क्लास कर चुके हैं वो अपना इस YouTube पर देख करके अपना पढ़ लें, पढ़ करके क्लास में आए।